दोस्तों नमस्कार। हिंदी दृष्टि के YouTube चैनल पर मैं हुकुम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन देखेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। सबसे पहला आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक मानी जाती है। दूसरा काल पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं। भक्ति काल की समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी जाती है। तीसरा काल आता है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतकाल भी कहते हैं और इसकी समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक मानी जाती है। और चौथा यानी अंतिम काल, जिसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे गद्य काल के नाम से पुकारते हैं और इसकी समय सीमा 1900 विक्रम संवत से आज तक मानी जाती है। आज तक मानी जाती है। तो दोस्तों आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा था। पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत, पूर्व मध्यकाल की समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत, उत्तर मध्यकाल की समय सीमा 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत और आधुनिक काल की समय सीमा 1900 विक्रम संवत से आज तक मानी जाती है। आदिकाल को भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल और बीजोपन काल आदि नामों से भी जाना जाता है। आदिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल की बात करें तो पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल है। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल को भी यहां पर 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला सगुण भक्ति, पहला निर्गुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति और दूसरा सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा को भी यहां 2 भागों में बांट दिया गया है। एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण भक्ति शाखा को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक राम भक्ति शाखा, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत जहां नानक, कबीर, दादू जैसे महान कवियों के जीवन चित्र देखने को मिलता है। नानक, कबीर, दादू
जैसे महान कवियों का जीवन चरित्र देखने को मिलता है। वहीं प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। राम भक्ति शाखा की बात करें तो राम भक्त शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास और नाभादास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तुलसीदास और नाभादास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वहीं कृष्ण भक्ति शाखा की बात करें तो इनमें वल्लभाचार्य और सूरदास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। बात करें आधुनिक काल की, बात करें भक्ति काल के बाद अब हम आते हैं उत्तर मध्यकाल यानी रीतकाल में। तो रीतकाल की बात करें तो रीतकाल को श्रृंगार काल, कला काल और अलंकृत काल आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं आधुनिक काल पर। तो आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है और इसको भी कई भागों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल के अंतर्गत सबसे पहले भारतेंदु युग का नाम आता है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग और चौथा छायावादोत्तर। दोस्तों, बात करें अगर आदिकाल की, तो आदिकाल के अंतर्गत बहुत सारी प्रमुख रचनाएं लिखी गई, जैसे बीसल देवरासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। सबसे पहले हम उनकी परिस्थितियों को समझ लेते हैं। देखिए, आदिकाल से हमारी हिंदी की शुरुआत मानी जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए आपको इतिहास की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हमारा देश छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो गया था। स्थितियां बहुत विकट हो गई थी। सभी राजा आपस में एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे थे, एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लगे रहते थे। और इसीलिए यहां पर इस काल को वीरगाथा काल का नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है, क्योंकि इस समय युद्धों का सजीव वर्णन देखने को मिलता है। जो राजा थे उनकी वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता था और जो राजा उसमें पराजित होता था दूसरे राजा की संधि उसे स्वीकार करनी पड़ती थी। इस प्रकार से जीते हुए राजा का विजित क्षेत्र व्यापक हो जाता था और वो बड़े साम्राज्य का राजा बन जाता था। तो यही पूरा वर्णन यहां पर इस समय के रचनाकारों के द्वारा देखने को मिलता है। पूर्व मध्यकाल की तो नित्य प्रति हो रहे युद्धों से जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा था। जनता अत्यधिक दुखी हो रही थी। आम जनमानस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आम जनमानस की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही थी और उधर मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण के द्वारा जनता त्राही त्राही कर रही थी। ऐसी स्थिति में उसके पास भगवान की शरण में जाने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इस वजह से आदिकाल के तुरंत बाद भक्ति काल आता है और भक्ति काल के बाद जब भक्ति काल की एक सीमा तक भक्ति की गई वहां तक तो ठीक रहा, लेकिन जब मलुक दास जैसे लोग यह तक कहने लगे कि दास मलुका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे ना काम। तो कहने का मतलब ये हुआ, कर्महीन व्यक्ति जब होने लगा, संसार से निर्गुण भक्त शाखा के अंतर्गत जो लोग थे उसे विरक्ति की ओर लोगों के ले जाने लगे। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां ये बनी कि पूरा समाज विरक्त होने लगा और ऐसी स्थितियों में लोग थोड़ा सा लक्षण ग्रंथों की ओर कभी आकर्षित होने लगे और कहीं ना कहीं
स्थितियां कहीं ना कहीं फिर से वैराग्य से राग की ओर बढ़ने लगी। इस प्रकार से रीतकाल के अंतर्गत रीत लक्षणों का पालन किया गया, लक्षण ग्रंथ लिखे गए, श्रृंगार की रचनाएं लिखी गई, अलंकार की रचनाएं लिखी गई, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों का झुकाव इस तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इस समय नायक नायिका भेद का वर्णन और श्रृंगार रस का बहुतायत वर्णन इतना ज्यादा हो चुका था कि अतिशयोक्त हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में आम जनमानस की समस्याओं को बिल्कुल राजा लोग अनदेखा कर रहे थे, जिससे आम जनमानस का कोई भला होने वाला नहीं था। इस प्रकार से अब इसकी अति हो चुकी थी, तो आधुनिक काल का आगमन होना स्वाभाविक ही था। यानी फिर भारतीय युग आता है और भारतीय युग से ही आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, यहीं से गद्य काल की भी शुरुआत होती है। ऐसी स्थिति में हम आप लोगों को बता दें, यहां पर आदिकाल और उत्तर मध्यकाल में बहुत बड़ी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जहां यहां आदिकाल के जो कवि हुआ करते थे वो भी राजाश्रित थे, और रीतिकाल के जो कवि थे वो भी राजाश्रित हुआ करते थे। आदिकाल के जो कवि थे वो राजा की वीरता का वर्णन कर कर अतिशयोक्तिपूर्ण वीरता, ऐसी वीरता कि मानो राजा ने अपने एक शत्रु को पराजित किया हो, तो कवि उसकी यशोगान में कुछ ऐसा वर्णन करता था कि उसने सैकड़ों शत्रुओं को पराजित कर दिया है। ऐसी स्थिति में राजा प्रसन्न होता था और अपने राजाश्रित कवियों को मालामाल कर देता था। वही स्थिति यहां पर रीतकाल में देखने को मिलती है। रीतकाल में हम देखते हैं कि यहां पर राजा की वीरता का वर्णन तो नहीं, लेकिन नायक नायिका श्रृंगार वर्णन, और जिस राग में राजा रचा बसा था, जिस प्रकार की गीत उसे चाहिए थे, उस तरह का श्रृंगार, उस तरह का राग, उस तरह की रचनाएं उस समय के कवि लिख रहे थे, जिसमें राजा प्रसन्न होकर एक एक हजार मुद्राएं, एक एक हजार स्वर्ण मुद्राएं कवियों को दिया करते थे। इसके आगे हम देखते हैं कि बिहारी लाल इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। जो राजा जयसिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे, एक दोहे पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिला करती थी। तो कह सकते हैं कि आदिकाल और उत्तर मध्यकाल, यानी आदिकाल और रीतिकाल के बीच के कवियों के बीच बहुत ज्यादा अंतर, और स्थितियों परिस्थितियों के बीच बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के कवि आदिकाल, यानी आदिकाल के कवि जो हुआ करते थे, वो राजा की विशेषताओं का वर्णन करके, राजा के युद्धों का सजीव वर्णन करके, राजा की वीरता का वर्णन करके, उसकी यशोगान का वर्णन करके, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन दिखा करके उससे पैसा कमाते थे, उसका चारण करते थे। इसलिए इस काल को चारण काल भी कहते हैं। वही रीतकाल के कवि जो हुआ करते थे, ये कहीं ना कहीं राजा को प्रसन्न करने के लिए उसे कहीं ना कहीं मदिरा आदि में डुबो देते थे, कहीं ना कहीं उसे इतना रसिक बना देते थे कि ऐसी कविताएं सुनने के लिए कवियों के द्वारा लालायित हो जाता था राजा, और इस प्रकार से कवि अपना हित साधते थे। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये स्थितियां भी बहुत विकट हो रही थी। ऐसी स्थिति में आधुनिक काल यानी गद्य काल की शुरुआत होना तो स्वाभाविक ही था। और फिर भारतीय युग का दूसरा नाम पुनर्जागरण युग भी है। भारतीय युग का दूसरा नाम पुनर्जागरण भी है। वहीं द्विवेदी युग का दूसरा नाम जागरण सुधार काल भी है। प्रश्न यहां से बनता है कि द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है, तो नाम इसका लिखेंगे जागरण सुधार काल। अगर पूछे भारतीय युग का दूसरा नाम क्या है, तो पुनर्जागरण काल। वहीं छायावाद के 4 स्तंभों से प्रश्न यहां पर पूछ लिया जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभों के नाम बताइए। तो छायावाद के 4 स्तंभों के नाम में प्रसाद पंत, निराला और महादेवी वर्मा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वही बात करें छायावादोत्तर, यानी छायावाद के बाद का जो समय था वह छायावादोत्तर कहलाता है। और इसके अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता का नाम आता है। छायावादोत्तर कविता के अंतर्गत प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता का नाम आता है। इस प्रकार से हम हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन देख रहे थे। इसको हम और ज्यादा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, एक एक काल को लेकर के उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इस चारों कालों को अच्छे से समझने के लिए उसकी
सघन विशेषताओं को समझने के लिए एक एक काल पर चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक। आगे के वीडियोस देखने के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आगे मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।